हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे शिक्षण विधियों के बारे में। दोस्तों, रीट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है शिक्षण विधियों वाला। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आज लगभग जो भी शिक्षण विधि है उनको इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि उसके अंदर क्या चीज़ हमें याद रखनी है और किस तरह से हमें याद करना है। देखो, पहली है प्राधिकरण विधि, जिसको व्याख्यान शैली भी कहते हैं, व्याख्यान विधि भी कह सकते हैं। उसके बाद में है प्रदर्शनकारी विधि, जिसको प्रशिक्षण शैली, सुविधाकर्ता शैली, जिसे गतिविधि या क्रियाविधि भी कहते हैं। प्रतिनिधि शैली की बात करें तो समूह विधि है। संकर विधि है जो मिश्रित शिक्षण है। निगमन विधि है, ये एक तरह की शिक्षण विधि है, और आगमन विधि भी एक शिक्षण विधि है। प्रश्नोत्तर विधि की बात करें तो इसे सुकराती विधि भी कहलाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रश्न विधि है ना, इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। वस्तु विधि की बात करें तो यह एक शिक्षण विधि है। दृष्टांत विधि भी एक शिक्षण विधि है। कथन विधि भी एक शिक्षण विधि है, और व्याख्यान विधि भी एक शिक्षण विधि है। सबसे पहले हम देखेंगे निगमन विधि क्या होती है। डिडक्टिव मेथड। तो निगमन विधि के अंदर देखो, ये एक शिक्षण विधि है जिसमें पहले सामान्य नियम और सिद्धांत को समझाया जाता है, फिर उन नियमों को समझने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं, यानी नियम से उदाहरण की ओर। सीधा याद रखो दोस्तों, निगमन में नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर। पहले आपको सूत्र दिया हुआ मिलेगा, या उसके बाद में जो भी आपको पहले वाक्य या सूत्र मिलता है उसके बाद में उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। अब देखो, उसके बाद में व्याख्या में देखिए तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। इस विधि के अंदर निगमन विधि में शिक्षक पहले सामान्य नियम और सिद्धांत या अवधारणा को छात्रों को समझाते हैं, उदाहरण के साथ में स्पष्टीकरण। फिर शिक्षक उन नियमों को स्पष्ट करने, उनकी समझ को मजबूत करने के लिए विशिष्ट उदाहरणों का भी उपयोग करता है। उदाहरण के माध्यम से नियम की पुष्टि। इस विधि में उदाहरण नियमों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए दिए जाते हैं, न कि नियम को खोजने के लिए। उसके बाद में है आगमन विधि से विपरीत। आगमन विधि से विपरीत यानी निगमन और आगमन के विपरीत है, जहां पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर उनमें से नियम को निकाला जाता है। उपयोग देखो क्या है। उपयोग की बात करें तो निगमन विधि विज्ञान, गणित, भाषा जैसे विषयों के लिए उपयोगी है, जहां पहले नियमों को समझना महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में देखो आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि क्या होती है? यह भी एक शिक्षण विधि है जिसमें विशिष्ट उदाहरणों, तथ्यों व घटनाओं के अवलोकन और विश्लेषण के माध्यम से सामान्य नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं। ये आगमन विधि के बारे में विस्तार से बताया गया है हमें कि परिभाषा देखो कि आगमन विधि में शिक्षक पहले छात्रों को विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर छात्रों को उन उदाहरणों का निरीक्षण व विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि वे सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंच सके। उदाहरण की बात करें तो मान लीजिए कि आप छात्रों को संज्ञा सिखाना चाहते हैं। आप पहले छात्रों को विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, गुणों के उदाहरण देंगे, फिर राम, पुस्तक, दिल्ली, सुंदर। फिर आप छात्रों से पूछेंगे कि इन उदाहरणों में क्या समानता है। इस तरह छात्र ये सामान्य नियम निकाल सकते हैं कि संज्ञा किस व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुणों का नाम होता है। उसके बाद में देखो आगमन विधि के जो चरण है वो कौन कौन से। विशिष्ट उदाहरण। शिक्षक छात्रों को विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। निरीक्षण की बात करें तो छात्र इन उदाहरणों का निरीक्षण और विश्लेषण भी करते हैं। सामान्यकरण की बात करें तो छात्र समानताओं को पहचानते हैं और एक सामान्य नियम या सिद्धांत बनाते हैं। परीक्षण की बात करें तो छात्र अपने बनाए गए नियम या सिद्धांत की अन्य उदाहरणों से जांच करते हैं। आगमन विधि के गुण देखो, ये छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने में मदद करता है। ये छात्रों को ज्ञान को खोजने समझने में मदद करता है। ये छात्रों में रचनात्मक आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ये ज्ञान को स्थायी रूप से बनाए रखने में भी मदद करता है। आगमन विधि का उपयोग कहाँ पर होता है? गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा के अंदर आगमन विधि का उपयोग होता है। आगमन विधि की बात करें और निगमन विधि की बात करें, दोनों के अंदर अंतर क्या रहता है? तो आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है, जबकि निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है आगमन और निगमन विधि के बारे में। उसके बाद में देखो प्रश्न उत्तर विधि। प्रश्न उत्तर विधि क्या है? जिसे सुकराती विधि भी कहा जाता है। एक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछकर उनके जवाबों के आधार पर पाठ को स्पष्ट करते हैं और उनकी समझ को परखते हैं। प्रश्न उत्तर विधि के जनक है सुकरात। ठीक है, सुकरात विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जनक भी सुकरात है। क्या है प्रश्नोत्तर विधि? प्रश्नोत्तर विधि में शिक्षक छात्रों से सवाल पूछते हैं, उनके जवाबों के आधार पर पाठ को पढ़ाते हुए अर्थ का स्पष्ट करते हैं। ये किसने दी? इस विधि का विस्तार प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने दी थी। कैसे काम करती है ये विधि? तो शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं, छात्रों के जवाबों के आधार पर शिक्षक पाठ को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों की समझ को परखते हैं, उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। फायदे क्या है इस विधि के?
छात्रों की भागीदारी बढ़ती है, छात्रों में भाषा के प्रति रुचि विकसित होती है, छात्रों में सोचने समझने तर्क करने की क्षमता विकसित होती है, शिक्षक को छात्रों की समझ का पता भी चलता है। कमजोरियों की बात करें तो अच्छे सवाल तैयार करना, इन्हें तार्किक रूप से व्यवस्थित करना मुश्किल होता है। ठीक है, इस रणनीति से पूरे विषय को पढ़ाया नहीं जा सकता। शिक्षक को अधिगमकर्ता से संचरित उत्तर चाहिए होता है और काल्पनिक उत्तरों के लिए कोई आज़ादी नहीं होती है। अन्य नाम की बात करें तो इसे सुकराती शिक्षण विधि भी कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि को। अब बात करेंगे वस्तुनिष्ठ विधि, जिसे ऑब्जेक्टिव मेथड भी कहते हैं। एक शिक्षण विधि है जिसमें बच्चों को ज्ञान प्रदान करने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन उपयोग किया जाता है, जिससे वे अमूर्त अवधारणाओं को भी आसानी से समझ सकते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर क्या होता है? वस्तुनिधि वस्तुविधि शिक्षण एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जो मूर्त से अमूर्त की ओर इशारा करता है। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर ज्ञानेंद्रियों का उपयोग होता है इसमें। यह विधि ज्ञानेंद्रिय विशेष रूप से दृष्टि का उपयोग करके बाह्य संसार का ज्ञान प्रदान करने की भी मदद करता है। उदाहरण की बात करें तो यदि आपको बच्चों को 3 और 2 5 समझना है तो आप पहले 3 गोलियां दिखाएंगे, फिर 2 और गोलियां जोड़ करके सबको एक साथ गिनेंगे। ये एग्जाम्पल है। अमूर्त से मूर्त बनाना। वस्तुविधि अमूर्त अवधारणा को भी मूर्त रूप प्रस्तुत करने का प्रयास करती है, जिससे बच्चे उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। शिक्षण में उपयोग। वस्तुविधि का उपयोग प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए बहुत उपयोगी होता है, जहां बच्चों को वस्तु के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना आसान होता है। व्याख्यान विधि की बात करें, लेक्चर मेथड की बात करें तो यह भी एक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक छात्रों को किसी विषय पर जानकारी देने के लिए मौखिक रूप से व्याख्यान देता है, जबकि छात्र सुनते हैं और नोट्स भी बना लेते हैं। व्याख्यान विधि की विशेषता देखो, यह शिक्षक केंद्रित है। यह विधि शिक्षक पर केंद्रित होती है, जहां शिक्षक ज्ञान प्रदान करता है और छात्र उसे ग्रहण करते हैं। एक तरफा बातचीत की बात करें तो व्याख्यान में शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत कम होती है। उसके बाद में जानकारी का संचरण की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को जानकारी प्रदान करना है। समय और संसाधनों की बचत की बात करें तो यह विधि बड़ी संख्या में छात्रों को एक साथ पढ़ाने के लिए उपयोगी है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। व्याख्यान विधि के लाभ क्या रहते हैं? जानकारी का प्रभावी संचरण। शिक्षक विषय को स्पष्ट रूप से समझा सकता है और समय की बचत होती है। बड़ी संख्या में छात्रों को एक साथ पढ़ाया भी जा सकता है व्याख्यान विधि में। संसाधनों का कम उपयोग होता है, इससे अधिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। व्याख्यान विधि के नुकसान देखो, छात्रों की सक्रिय भागीदारी कम होती है। छात्र निष्क्रिय रूप से सुनते हैं, जिससे उनकी सक्रिय भागीदारी कम हो जाती है। सभी छात्रों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। ये विधि सभी छात्रों की अलग अलग सीखने की जरूरत को पूरा नहीं कर पाती है। छात्रों की रुचि कम होती है। व्याख्यान विधि में छात्रों की रुचि कम होती है क्योंकि वे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं। अब हम बात करेंगे कथन की। कथन विधि क्या है, जिसे व्याख्यान विधि या कहानी कथन भी कहते हैं। एक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक छात्रों को किसी विषय या कहानी की मौखिक रूप से समझाता है, वर्णन कराता है, कहानी सुनाता है। और कथन विधि के बारे में विस्तार से देखें तो परिभाषा देखो, कथन विधि एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक वर्णन, कहानी सुनाते हैं और स्पष्टीकरण के माध्यम से छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। उपयोग की बात करें तो यह विधि विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोगी है, खासकर जब विषय को समझने के लिए विस्तृत वर्णन या कहानी का सहारा लिया जा सकता है। कथन विधि के सोपान कौन कौन से हैं? प्रस्तावना की बात करें तो शिक्षक कक्षा में उचित वातावरण बनाकर कहानी कहने का माहौल बनाता है। कहानी कथन प्रस्तुतिकरण की बात करें तो शिक्षक कहानी को मजेदार ढंग से सुनाता है, जिससे छात्रों में जिज्ञासा और रुचि पैदा होती है। कहानी सुनना या पुनरावृत्ति, शिक्षक छात्रों से कहानी सुनने के बाद उनसे कहानी के बारे में सवाल पूछता है और चर्चा भी करता है। गृह कार्य की बात करें तो शिक्षक कहानी से संबंधित प्रश्नों के आधार पर छात्रों को गृह कार्य भी देता है। कथन विधि के लाभ देखें तो कथन विधि में यह विधि छात्रों को निष्क्रिय श्रोता के बजाय सक्रिय रूप से सीखने में भी मदद करती है। यह विधि छात्रों को कहानी के माध्यम से जटिल विषयों को समझने में मदद करती है। यह विधि छात्रों को कहानी सुनाने और सुनने के कौशल को विकसित करने में भी मदद करती है। कथन विधि के प्रकार देखो, व्याख्यान विधि, शिक्षक द्वारा विषय को विस्तार से समझाया जाता है। कहानी कथन विधि की बात करें तो शिक्षक छात्रों को कहानी सुनाकर विषय को समझाता है। कथन विधि का महत्व है, कथन विधि छात्रों को ज्ञान प्रदान करने का एक प्रभावी तरीका है। यह विधि छात्रों को कहानी के माध्यम से जटिल विषयों को समझने में मदद करती है। यह विधि छात्रों को कहानी सुनाने और सुनने की कौशल को विकसित करने में भी मदद करती है। दृष्टांत विधि की बात करें तो जिसे दृष्टांत कौशल या दृष्टांत कौशल पाठ योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह एक शिक्षण विधि है जिसमें किसी अवधारणा या सिद्धांत को समझाने के लिए उदाहरण, कहानियां, दृष्टांतों का उपयोग किया जाता है। यह दृष्टांत विधि के बारे में अधिक जानकारी दी गई है कि परिभाषा देखो, दृष्टांत विधि एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें किसी भी जटिल या अमूर्त विषय को सरल व सहज बनाने के लिए दृष्टांत या उदाहरण, कहानियां या घटनाओं का प्रयोग किया जाता है। उपयोग की बात करें तो दृष्टांत विधि का उपयोग विभिन्न विषयों को सिखाने के लिए किया जा सकता है, जैसे भाषा, साहित्य, इतिहास, विज्ञान आदि।
उदाहरण की बात करें तो भाषा किसी शब्द की परिभाषा को समझाने के लिए वाक्य के उदाहरण का प्रयोग करते हैं। साहित्य किसी कहानी के पात्र के चरित्र को समझने के लिए दृष्टांत का उपयोग करते हैं। विज्ञान किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को समझाने के लिए प्रयोग या उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। दृष्टांत विधि के लाभ की बात करें तो विषय को समझने में आसानी होती है। दृष्टांत विधि के माध्यम से जटिल विषयों को भी आसानी से समझा जा सकता है। छात्रों की रुचि को बढ़ाना, दृष्टांत का उपयोग छात्रों की रुचि को बढ़ाता है और उन्हें सीखने में भी मदद करता है। याद रखने में मदद, दृष्टांत के माध्यम से जानकारी को याद रखना आसान हो जाता है। दृष्टांत विधि के प्रकार की बात करें तो मौखिक दृष्टांत शिक्षक द्वारा दिए गए उदाहरण है। लिखित दृष्टांत की बात करें तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए उदाहरण है। और दृश्य दृष्टांत की बात करें तो चित्र, वीडियो अन्य दृश्य सामग्री का उपयोग करते हैं दृश्य दृष्टांत में। निष्कर्ष की बात करें तो दोस्तों, दृष्टांत जो विधि है एक प्रभावी शिक्षण विधि है जो छात्रों को जटिल विषयों को समझने में भी मदद करती है। उसके बाद में देखो अगला है संकर विधि, जिसे हाइब्रिड विधि भी कहते हैं। दो या दो से अधिक अलग अलग तकनीकों को मिलाकर के किसी विशिष्ट समस्या के लिए सबसे बेहतर परिणाम प्राप्त करने की एक विधि है। ठीक है, उसके बाद में देखो संकर विधि, हाइब्रिड मेथड क्या होता है। ये विधि विभिन्न तकनीकों को मिलाकर के एक नया और बेहतर समाधान प्रदान करती है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए आप किसी भी डिजाइन समस्या को हल करने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर या मॉडलिंग तकनीकों को एक साथ उपयोग कर सकते हैं। उपयोग की बात करें तो संकर विधि का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे कि इंजीनियरिंग, विज्ञान और व्यवसाय। लक्ष्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न तकनीकों को सकारात्मक पहलुओं को एक साथ जोड़कर किसी समस्या के लिए सबसे इष्टतम समाधान प्रदान करना रहता है। सुविधाकर्ता शैली की बात करें तो ये एक शिक्षण शैली है। ये शिक्षक व सुविधाकर्ता छात्रों को खुद से सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मदद करता है, बजाय इसके कि वह खुद ही ज्ञान प्राप्त प्रदान करे। ये सुविधाकर्ता शैली की कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। छात्र केंद्रित, यानी ये शैली छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करती है, स्वयं शिक्षण को बढ़ावा देती है। सुविधाकर्ता छात्रों को खुद से जानकारी खोजने और समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सहयोगिता की बात करें तो यह शिक्षण छात्रों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मार्गदर्शन की बात करें तो सुविधाकर्ता छात्रों को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है, लेकिन उन्हें खुद से सोचने और निर्णय लेने के लिए छोड़ देता है। सक्रिय भागीदारी की बात करें तो सुविधाकर्ता छात्रों को सक्रिय रूप से कक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे कि प्रश्न पूछना, चर्चा करना, गतिविधियों में भाग लेना। समस्या समाधान की बात करें तो सुविधाकर्ता छात्रों को समस्याओं के समाधान करने में मदद करता है, लेकिन उन्हें खुद से समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। रचनात्मकता की बात करें तो सुविधाकर्ता छात्रों को अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उदाहरण की बात करें तो एक सुविधाकर्ता कक्षा में छात्रों को एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहता है, उन्हें खुद से जानकारी खोजने में समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। एक सुविधाकर्ता छात्रों को एक प्रश्न पर चर्चा करने के लिए कहता है और उन्हें अपने विचारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। एक सुविधाकर्ता छात्रों को एक गतिविधि करने के लिए कहता है और उन्हें खुद से गतिविधि को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। सुविधाकर्ता शैली के फायदे क्या क्या रहते हैं। छात्रों को खुद से सीखने और ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। छात्रों को महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। छात्रों को सहयोग करने और एक दूसरे के साथ काम करने की आदत पड़ती है। छात्रों को रचनात्मकता को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। छात्रों को सीखने में अधिक रुचि भी होती है। अब देखेंगे प्रतिनिधि शैली क्या है। प्रतिनिधि शैली की बात करें तो यह एक नेतृत्व शैली है, जहां नेता टीम के सदस्यों को काम करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। वे केवल तभी हस्तक्षेप करते हैं जब आवश्यक हो। यह शैली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। स्वतंत्रता की बात करें तो इस शैली में नेता टीम के सदस्यों को अपने काम को अपने तरीके से करने की पूरी छूट देते हैं। हस्तक्षेप कम है, यानी नेता केवल तभी हस्तक्षेप करते हैं जब टीम के सदस्यों को मार्गदर्शन या सहायता की आवश्यकता होती है। आत्मनिर्भर की बात करें तो यह एक शैली टीम के सदस्यों को आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाने में भी मदद करती है। रचनात्मकता की बात करें तो यह शैली टीम के सदस्यों को अपनी रचनात्मकता और पहल को उजागर करने का अवसर भी प्रदान करती है। उदाहरण की बात करें तो यह प्रबंध जो इस शैली का उपयोग करता है वह टीम के सदस्यों को एक परियोजना सौंप सकता है और फिर उन्हें तय करने के लिए छोड़ सकता है कि वे किसे पूरा करेंगे, कब उपयोग करें। ये शैली उन स्थितियों में सबसे अच्छी होती है जब टीम के सदस्य अनुभवी होते हैं, वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। अन्य नाम की बात करें तो इस शैली को हस्तक्षेप प्रबंधन या प्रत्यायोजन प्रबंधन भी कहते हैं। अब बात करेंगे प्राधिकरण विधि के बारे में। परिभाषा देखो प्राधिकरण विधि की क्या होती है। प्राधिकरण किसी इकाई को किसी चीज तक पहुंच प्रदान करने या कंप्यूटर सिस्टम में विशिष्ट कार्य करने की अनुमति देने की प्रक्रिया है। महत्व की बात करें तो यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत व्यक्ति की संवेदनशील संसाधनों तक पहुंच सकते और विशिष्ट कार्य कर सकते हैं।
प्रकार की बात करें तो भूमिका आधारित प्राधिकरण उपयोगकर्ताओं को उनकी भूमिका के आधार पर अनुमतियां प्रदान करता है। डिवाइस आधारित प्राधिकरण की बात करें तो डिवाइस के आधार पर अनुमतियां प्रदान करता है। स्थान आधारित प्राधिकरण की बात करें तो उपयोगकर्ता के स्थान के आधार पर अनुमतियां प्रदान करता है। उदाहरण की बात करें तो दोस्तों किसी वेबसाइट एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए उपयोगकर्ता को प्रमाणीकृत की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी प्राधिकरण के माध्यम से उन्हें क्या करने की अनुमति यह निर्धारित होता है। एक संगठन में कुछ कर्मचारी विशिष्ट परियोजना या डेटा तक पहुंच सकते हैं, उनकी अन्य नहीं है, ये एक प्राधिकरण के माध्यम से निर्धारित करता है। प्राधिकरण और प्रमाणीकरण में अंतर क्या होता है? प्रमाणीकरण तो यह स्थापित करता है कि कोई व्यक्ति कौन है, जबकि प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि उसे क्या करने की अनुमति है। प्राधिकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द है, एक तो अनुमतियां हैं, पहुंच नियंत्रण है, सुरक्षा नीतियां। प्राधिकरण का लाभ देखो संवेदनशील डेटा संसाधनों की सुरक्षा, अनधिकृत पहुंच को रोकना, प्रणाली की सुरक्षा बढ़ना, प्रणाली के प्रदर्शन में सुधार। अब देखेंगे प्रदर्शनकारी विधि कौन सी है। प्रदर्शनकारी जो विधि है ना, ये एक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक किसी भी कार्य करके और किसी से प्रक्रिया को करके छात्रों को सिखाता है, जिससे वे उसे देखकर और समझकर सीख सकते हैं। ये प्रदर्शनकारी विधि के बारे में कुछ जानकारी दी गई है कि ये कैसे काम करती है। शिक्षक किसी कार्य को या प्रक्रिया को पहले स्वयं करके देखता है और फिर छात्रों को वैसा ही करने के लिए प्रेरित करता है। प्रदर्शनकारी विधि के लाभ देखो, ये छात्रों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में समझने में मदद करता है। ये छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देती है, उनकी अवधारणा याद करने की क्षमता में सुधार करती है। यह छात्रों को जटिल प्रक्रिया को समझने में मदद करती है। छात्रों को अवलोकन के माध्यम से सीखने में मदद करती है। प्रदर्शनकारी विधि के उदाहरण की बात करें तो किसी उपकरण को कैसे इस्तेमाल करें यह दिखाना, किसी प्रयोग को कैसे करें यह दिखाना, और किसी कला या शिल्प को कैसे करना यह भी दिखाया जाता है प्रदर्शनकारी में। प्रदर्शनकारी विधि के लिए आवश्यक सामग्री है। सामग्री को प्रदर्शन के लिए आवश्यक हो दृश्य सहायता जैसे चार्ट, मॉडल, वीडियो आदि दर्शनकारी विधि है। उसके बाद में देखो शिक्षक को प्रदर्शन करने में कौशल होना चाहिए। प्रदर्शनकारी विधि के लिए योजना है। प्रदर्शन के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। प्रदर्शन को छात्रों के स्तर के अनुसार होना चाहिए। प्रदर्शन को छात्रों को समझने में मदद करने के लिए सरल और स्पष्ट होना चाहिए। प्रदर्शन के बाद छात्रों को अभ्यास करने का अवसर देना चाहिए। निष्कर्ष की बात करें तो प्रदर्शनकारी विधि एक प्रभावी शिक्षण विधि है जो छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों को समझने में मदद करती है, उनकी भागीदारी को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों आज ये शिक्षण विधि आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ये हमने एक रीडिंग के तौर पर लगाया है और महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां हैं। इससे बाहर क्वेश्चन शायद आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियो डाला है उसके अंदर जो प्रतिपादक प्रवर्धक है शिक्षण विधियों की, लगभग 30 शिक्षण विधियों के प्रवर्धक हमने बताया, साथ में उनकी डिटेल्स भी बताई है। आज इस वीडियो के अंदर कुछ शिक्षण विधियां बची हुई थी जो महत्वपूर्ण थी, वो मैंने इसके अंदर बताया है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर आप नए हो, टीचर लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, राजस्थान लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साथ में जो साइकोलॉजी है उसके भी क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।